जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप सभी को प्रीवियस ईयर जो प्रथम प्रश्न पत्र है नीट जेआरएफ का, उसको 7वां सेट हम आप लोगों को सामने लेकर आए हैं। ये जो है एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा तिथि इसका है 11 दिसंबर 2023 को कराया गया था। उसके जो प्रथम पाली है दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम के में, उसको मैं आज आप सभी को सामने जो है सॉल्व कराऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक देखिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व का इसमें कराया गया है। तो आइए हम बताते हैं आपको। पहली बात हम आपको बता दें कि इसमें एक ग्राफ आपको बता रहे हैं कि कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक नंबर 1 है, ये जो है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति से दोस्तों यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद में शोध अभिवृत्ति से जो है 5 क्वेश्चन, और जितने भी टॉपिक हैं और जो है बोध हो गया, संप्रेषण हो गया, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति हो गया, उसके बाद में युक्ति युक्त तर्क हो गया, और 7वां है आंकड़ों की व्याख्या, और 8 नंबर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, लोक विकास और पर्यावरण। ये जो है 5-5 टॉपिक 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे गए थे। उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर है उच्च शिक्षा प्रणाली, इसमें जो है 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए हम एक एक करके एक टॉपिक को उठा करके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पे है, इसको थोड़ा जूम कर लिया हमने, अब आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ शिक्षण अभिवृत्ति पहला टॉपिक है, इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा जो है किशोर अधिगमकर्ताओं के अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं। तो पहला है ये ऑप्शन है, उनमें उनके शारीरिक विकास के एकरूपता पाई जाती है। दूसरा, उनमें स्थिर आत्म संकल्पना होती है। या फिर सी है नंबर है, वे प्रायः मन स्थिति में दोलन एवं भावात्मक विक्षोभ का अनुभव करते हैं। और डी है, उनमें उनके भविष्य के प्रति उच्च प्रत्याशा एवं अभिलाषा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2, उनमें उनके शारीरिक विकास में एकरूपता पाई जाती है, उनमें स्थिर आत्म संकल्पना होती है। ये दोनों नहीं होते हैं, ये हमारा ए और बी सही होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है जो है हमारा चौथा नंबर सही हो जाएगा, 4 नंबर ए और बी। आइए उसकी व्याख्या देखते हैं। अब हम उसकी व्याख्या यहाँ पे दिया गया है आंसर का जो है, ये देखिए यहाँ पे ए और बी का है। इसमें है किशोर अधिगमकर्ताओं में विशेषताओं में विभिन्न गुण शामिल होते हैं जो व्यक्तियों के अपनी दुनिया को अर्थ देने के तरीके को आकार देते हैं, और इन विशेषताओं के विशिष्ट कौशल शामिल हैं, जैसे काल्पनिक निगमनात्मक तर्क और मेटा कॉग्निशन, जो किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास के चरण से जुड़े होते हैं। किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक और भावात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं जो उनकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। आइए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पे जो है, शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये तो उद्देश्य है। दूसरा है समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना, ये भी है। तीसरा है हमारा सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना, और चौथा है अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करने, आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। तो यहाँ पे है तीसरा हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। तो अब इसका देखते हैं। यहाँ पे देखो बताया गया है, विस्तार से दिया गया है, व्याख्या के रूप उसका आंसर की व्याख्या किया गया है। सख्त शिक्षण योजना के अनुपालन करना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है।
शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सीखने की सुविधा प्रदान करना है। शिक्षण का मतलब है ज्ञान, अनुभव और कौशल के दूसरों के साथ साझा करने और उन्हें सिखाना। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें नए और आदातित ज्ञान का आदान प्रदान करता है और हमें समाज के लिए उपयोगी नागरिकों के रूप में तैयार करती है। तो यहाँ पे तीसरा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। यहाँ पे कथन फर्स्ट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे कथन फर्स्ट हमारा है एड पजल से शिक्षा के मन चित्रण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला एक साधन है। कथन दो है माइंड मिस्टर शिक्षा में अन्योन्य क्रियात्मक वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक साधन है। तो उपर्युक्त कथनों की आलोक में निम्नलिखित विकल्पों के उत्तर सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, पहला है जो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं, और दूसरा है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं, या फिर तीसरा है हमारा कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन किंतु कथन सेकंड असत्य हैं, चौथा कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन सेकंड सत्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे दोनों गलत हैं तो इसका व्याख्या के रूप में देखते हैं। आंसर की व्याख्या जो है एड पजल शिक्षा का मुख्य लक्ष्य छात्रों के विभिन्न शैलियों को शिक्षा देना, सीखने की, आगे देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में जो है सक्षम बनाना और उनकी सीखने की अभिव्यक्ति आवश्यकताओं को साझा करना। इसका मकसद मन की तस्वीर बनाना नहीं है। यह तकनीकी उपकरणों के उपयोग करने छात्रों को अधिक सक्षम और संवेदनशील बनाने का एक तरीका है, लेकिन इसका मकसद उनकी मानसिक तस्वीर नहीं बनाना है। और उसके बाद में दूसरा जो है देखते हैं, माइंड मिस्टर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को विचारशीलता, सहभागिता, समस्या समाधान कौशल और सामाजिक कौशल को विकसित करने में मदद करना है। अन्योन्य क्रियात्मक वीडियो बनाना इस उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाता। वीडियो बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित विद्यार्थियों को संवाद कौशल, टीम वर्क और क्रियाशीलता आदि तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, जो उन्हें व्यक्तिगत विकास और सहभागिता में मदद करता है। इसलिए माइंड मिस्टर शिक्षा में अन्योन्य क्रियात्मक वीडियो बनाने का उपयोग नहीं किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और जो है मन चित्रण माइंड मैपिंग का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, मन चित्रण माइंड मैपिंग का लाभ निम्न में से कौन सा नहीं है। ये ऑप्शन है हमारा स्मृति प्रतिधारण में सुधार, दूसरा है सृजनात्मक एवं समस्या समाधान कौशल में वृद्धि, तीसरा है तनाव एवं दुश्चिंता की कमी, चौथा है सूचना को समझने के लिए अधिक कठिन बनाना। तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा, सूचना को समझने के लिए अधिक कठिन बनाना, ये माइंड मैपिंग का नहीं है। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं व्याख्या के रूप में, सूचना को समझने के लिए अधिक कठिन बनाना यह जो है नहीं है। तो अब देखते हैं मन चित्रण माइंड मैपिंग का लाभ नहीं है। माइंड मैपिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो मानसिक संगठन, विचारशीलता, समस्या समाधान और नई विचारों की उत्पत्ति में मदद करता है। यह विचारों को स्पष्टता और लौकिक के साथ संगठित करने में मदद करता है, संवाद कौशल को सुधारता है, समस्या समाधान में सहायक होता है, स्मृति और सीमाओं का पारदर्शीकरण करता है और विचारों को सरलता से प्रस्तुत करने में मदद करता है। इस तकनीकी से व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिक सक्षम और सुगम बनाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा शोधवृत्ति टॉपिक नंबर 2 है। इसमें कथन दिए गए हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला कथन है APA शैली में
APA शैली में लिखित किसी संदर्भ में लेखक का प्रथम नाम सबसे पहले लिखा जाता है। और दूसरा है हमारा APA शैली में लिखित किसी संदर्भ में प्रकाशन का वर्ष पृष्ठ संख्या के बाद लिखा जाता है। आगे आते हैं, इसका आंसर में देखते हैं। ऑप्शन जो है दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन पहला है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। दूसरा है कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। तीसरा है हमारा कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। चौथा कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन सेकंड सत्य है। तो यहाँ पर हमारा दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसमें देखते हैं, इसकी व्याख्या के रूप में दिया हुआ है APA शैली में किसी संदर्भ में हवाला देते समय लेखक का अंतिम नाम पहले लिखा जाता है, उसके बाद उनके नाम का प्रारंभिक अक्षर। उदाहरण के लिए यदि लेखक का नाम जॉन डेविड स्मिथ है तो लेखक का नाम इस प्रकार स्वरूपित किया जाएगा, स्मिथ JD। उसके बाद में आते हैं APA शैली में प्रकाशन का वर्ष आमतौर पर लेखक के नाम के तुरंत बाद कोष्ठक में उसके बाद एक अवधि के बाद आता है। यदि आप सीधे उद्धरण के लिए पृष्ठ संख्या शामिल कर देते हैं तो यह वर्ष के बाद आता है। यहाँ मूल संरचना है लेखक, वर्ष, कार्य का शीर्षक, प्रकाशक तथा पृष्ठ संख्या। आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा सूची फर्स्ट सूची सेकेंड में से मिलान करने के लिए है। तो आगे यहाँ पे देखते हैं इसके जो है व्याख्या के रूप में। यहाँ पे जो है इसका आंसर में मिलान किया गया है, उसको मिला कर बताते हैं जल्दी सा कि हो जाएगा, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आधारभूत शोध का है वह अध्ययन शोध जो सिद्धांत के परीक्षण करता है अथवा उसको विस्तारित करता है। संबंधात्मक शोध जो है अनुसंधान का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि चर सहविचरित होते हैं अथवा नहीं। और प्रकरण अध्ययन में किसी एक या अधिक व्यक्तियों पर किया जाने वाला एक गहन अध्ययन जिसमें यह पता लगाया जाता है कि परिवर्तन कैसे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। और D नंबर है अनुदैर्घ्य में सहभागकर्ताओं का एक समूह समयानुसार प्रेक्षित और मापा जाता है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है। यहाँ पे देखते हैं सर्वेक्षण शोध से मुक्त प्रश्नों की आवश्यकता को पहचान कीजिए। तो यहाँ पे A नंबर है प्रश्न प्रत्याशियों को कतिपय प्रकार से उत्तर का संकेत करते हैं। B है वे नए क्षेत्रों के अन्वेषण करने हेतु उपयोगी होते हैं। C है वे साक्षात्कारताओं के लिए संचालन करने हेतु समय व्यापी होते हैं। आगे आते हैं, इसके आंसर में ऑप्शन दिया गया है AB या फिर BC या फिर AC या ABC। तो यहाँ पर जाएगा B और C आंसर सही हो जाएंगे। B और C जो ऑप्शन नंबर है B। यहाँ पे व्याख्या के रूप में दिया गया है, जो है व्याख्या के रूप में देखते हैं ओपन एंडेड प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है और इसके बजाय उत्तरदाता को अपनी बातों के विस्तार से बताने की आवश्यकता होती है। इन प्रश्नों का यह लाभ होता है कि ये विषय विशेष के प्रत्यार्थी को भावनाओं एवं मनोवृत्तियों की गहराई और जटिलता को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चरों को निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की क्रमवार ढंग से रैंक में नहीं रखा जा सकता है। A नंबर है नामिक, दूसरा है क्रम सूचक, तीसरा है अंतराल, चौथा है अनुपात। तो यहाँ पे नामिक में नहीं रखा जा सकता है, इसका आंसर सही हो जाएगा नामिक। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं नामिक चरों को क्रमवार ढंग से रैंक में नहीं रखा जा सकता है। नामिक चर एक प्रकार का श्रेणीगत चर है। उदाहरणों में लिंग, जाति या वाहन के प्रकार
शामिल है जिन्हें क्रमवार ढंग से संख्या देना असंभव है। इसके बजाय उन्हें सार्वभौमिक विश्व की स्वाभाविक विविधता का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नामिक चर की यह विशेषता है कि उन्हें संख्यात्मक ढंग से क्रमवार नहीं किया जा सकता है। आगे आते हैं टॉपिक नंबर 3। इसमें बोध में जो है गद्यांश दिए हैं। इस गद्यांश के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस गद्यांश के अंतर्गत ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको आप लोग इसको कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चन इसी से संबंधित मिलेंगे। इसमें आप इसके बाद कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। अब हम चौथे टॉपिक पे आते हैं। अब जो है संप्रेषण, उस संप्रेषण जो है संप्रेषण करते हैं, संप्रेषण क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे कथन के रूप में दिया गया है। कथन फर्स्ट है, आधुनिक विश्व में भाषा संचार का एक प्रभावी साधन है। दूसरा है, बौद्ध धर्मावलंबी का भाषा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा मानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए कथन के रूप में देखते हैं। कथन फर्स्ट सही है, कथन फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं। क्या पे कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। तीसरा है हमारा कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। चौथा है कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन सेकंड सत्य है। यहाँ पे देखते हैं आगे इसकी व्याख्या के रूप में दिया हुआ है। आधुनिक युग में भाषा संचार का एक महत्वपूर्ण प्रभावी साधन है। आज के समय में टेक्नोलॉजी ने भाषा संचार के अधिक सुगम और तेज़ बना दिया है। ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग, चैट एप्लीकेशंस और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को अपने विचारों की जानकारी को व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा भाषा संचार का यह साधन लोगों के विश्व भर में जुड़ाव और संचार की अधिक संभावना प्रदान करता है। दूसरा देखते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी भाषा में को अपनी पहचान, सामाजिक पहचान और प्रथा को महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। बौद्ध धर्म अपने सिद्धांतों और उपदेशों को साझा करने के लिए भाषा का महत्व बहुत माना है। इसे वे अपने धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों और बौद्ध संगीत में देने के लिए, उसके अलावा बौद्ध धर्म समुदाय में सामाजिक संगठन को बढ़ावा देती है और सामूहिक संवाद को स्थापित करने में मदद करती है। दोस्तों आप सभी को इसका PDF दे दूंगा। आप लोग जो है लिंक इसका जो है लिंक को, टेलीग्राम लिंक को मैं आपका अपने जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। आप लोग वहाँ से जो है टेलीग्राम पे जा कर के इस वीडियो का जो PDF है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू परंपरा के अनुसार उत्तर संचार का प्रयोजन क्या है। पहला है सामाजिक समूहों का निर्माण करना। दूसरा है रुचिकर मनोरंजन तैयार करना। तीसरा लोगों में अभिबोध प्राप्ति के लिए जिज्ञासा पैदा करना। चौथा है भौतिकता में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना। इसमें है तीसरा नंबर है, लोग में अभिबोध प्राप्ति करने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। इसका आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर। अब इसकी जो है यहाँ पे देखिए विस्तार से दिया गया है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर है जो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, आदि संचार को मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ए है, यह आशयपूर्ण होता है। दूसरा है, यह सदैव आशयपूर्ण नहीं होता है। तीसरा है, यह प्रायः स्वस्फुरित होता है। तीसरा डी है, यह स्वतः रूपांतरित कर सकता है। ई है, यह स्वतः संदर्भित होता है। और उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ABC, या दूसरा है BCD, तीसरा है CDE, चौथा है ADE। इसका दूसरा नंबर हो जाएगा BCD, B और C और D। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, किसी विशिष्ट समयावधि में किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिक सूचना किसको
प्रतिबिंबित करती है। तो यहाँ पे पहला है संचार प्रक्रिया, दूसरा है सूचनाओं का आधिक्य, तीसरा है पारगमन अवरोध, चौथा है चैनल की क्षमता। तो यहाँ पे चौथा नंबर आंसर सही हो जाएगा, चैनल की क्षमता। आइए इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं इस आंसर का। जो है यहाँ पे किसी विशिष्ट समयावधि में किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना चैनल की क्षमता को प्रतिबिंबित करती है। चैनल की क्षमता का माप इसके परिस्थिति की आधार संदेशों की मात्रा और उपयोगकर्ताओं की संख्या में माध्यम से किया जा सकता है। अधिकतम सूचना की उपलब्धता और चैनल की क्षमता से संबंध स्थापित करने के लिए संचार के माध्यम की तकनीकी संरचना, प्रबंध की क्षमता और रिसोर्सेज के उपयोग का होता है। इस प्रकार अधिकतम सूचना की उपलब्धता चैनल की क्षमता के एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब होती है। आगे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कथन फर्स्ट है यहाँ पे, संचार मीडिया न तो तटस्थ है न ही मूल्य रहित पात्र है जो सूचनाओं को अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं। आगे आते हैं इसका जो है दूसरा कथन देखते हैं, किसी भी संचार प्रौद्योगिकी में स्वयं की विलक्षण भौतिक, तकनीकी, संकेतात्मक और पर्यावरणीय विशेषताएं नहीं होती हैं। यहाँ पे देखिए कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं, और उसके बाद में कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। तीसरा है कथन फर्स्ट सत्य है किंतु सेकंड असत्य है। चौथा कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन सेकंड सत्य है। तो यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। आइए इसका व्याख्या के रूप में देखते हैं। आंसर की व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, आजकल हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो सूचनाओं को अलग अलग स्थानों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह विभिन्न माध्यमों जैसे कि अखबार, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी और समाचार को लोगों तक पहुंचाता है। संचार मीडिया न केवल जानकारी को समाचार और जानकारी प्रदान करता है बल्कि जनता को शिक्षित और जागरूक भी करता है। इसके माध्यम से लोग अपने विचार और विचारों को साझा कर सकते हैं और समाज के ज़रूरतों को आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इस प्रकार संचार मीडिया समाज में सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए संचार मीडिया को तटस्थ नहीं माना जा सकता क्योंकि यह समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और जनता की जिम्मेदारियों को आत्मसात करने में मदद करता है। आगे आते हैं सेकंड जो है, हर संचार प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषताएं होती हैं जो उसे अन्य प्रौद्योगिकियों के अलग अद्वितीय बनाती हैं। इन विशेषताओं को भौतिक, संकेतात्मक और पर्यावरणीय दोनों प्रकार की विशेषताएं शामिल होती हैं। भौतिक विशेषताएं तकनीकी संचार उपकरणों की क्षमता और संचार प्रौद्योगिकी के शारीरिक रूपरेखा से संबंधित होती हैं। संकेतात्मक विशेषताएं संचार प्रौद्योगिकी को संदेश के प्रकार, गुणवत्ता और संदेश बनाने के प्राप्त करने के तरीकों से संबंधित होती हैं। पर्यावरणीय विशेषताएं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाती हैं। अब टॉपिक नंबर 5 आ गया, गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। इसको मैं आपको PDF में दे दूंगा, इसको आप लोग खुद करिएगा। यहाँ पे जो है देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद में मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो और इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं 6 नंबर टॉपिक पे। यहाँ पर है तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर हम देखते हैं, यदि कथन सभी ट्रक प्रदूषक वाहन है तो सही माना गया है तो निम्नलिखित में से कौन से कथनों को सीधे तौर पे गलत होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे सभी ट्रक प्रदूषक वाहन है, तो इसको हम देखते हैं आगे को ऑप्शन के रूप में। कुछ ट्रक प्रदूषक वाहन है, दूसरा है कुछ प्रदूषक वाहन ट्रक है, सी है कुछ ट्रक प्रदूषक वाहन नहीं है, डी है कोई भी ट्रक प्रदूषक वाहन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन के रूप में दिया गया है CD, AB, तीसरा है BC, चौथा है AC। तो इसमें हो जाएगा C और D जो है इसका सही हो जाएगा। कुछ ट्रक प्रदूषक वाहन नहीं है, कोई भी ट्रक प्रदूषक वाहन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुछ गैर यथार्थवादी गैर दार्शनिक नहीं है। निम्न कथन का समतुल्य है। कुछ दार्शनिक यथार्थवादी नहीं है, दूसरा है कोई भी दार्शनिक यथार्थवादी नहीं है, और तीसरा है कुछ यथार्थवादी दार्शनिक है, चौथा है कुछ दार्शनिक यथार्थवादी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कुछ दार्शनिक यथार्थवादी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। 26 नंबर में अभी तक कोई भी यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है कि उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में भूमंडलीय उष्णन के कारण हिमनद ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसलिए उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में हिमनद स्वयं ही पिघल रहे होंगे। उपयुक्त कथन में कौन सा तर्क दोष किया गया है। उपाधि दोष, दूसरा है फिसलन युक्त ढलान, तीसरा है अविचारित सामान्यीकरण, चौथा है अनभिज्ञता का आग्रह। ये जो है चौथा नंबर सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक मध्य पद का दूसरे मध्य पद के द्वारा व्याघात संबंधी तर्क दोष के नाम हैं। पहला है हमारा स्वरूप सिद्ध, दूसरा है बाधित, तीसरा है व्यापत्यात्व सिद्ध, चौथा है विरुद्ध। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ए बी। पहला है ऑप्शन ए बी, दूसरा है ए सी, तीसरा है ए सी डी, चौथा है सी। तो यह जो है एनटीए में यह जो है क्वेश्चन गलत पूछा गया था। आगे आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन इस प्रकार से संबंधित हैं कि यदि उसमें से एक गलत है तो दूसरा सही होगा, यद्यपि उनमें से दोनों सही भी हो सकते हैं। ए नंबर है कुछ कारें ई वाहन होती हैं, बी है कुछ कारें ई वाहन नहीं होती हैं, सी है कोई भी कार ई वाहन नहीं होती है, डी सभी कारें ई वाहन होती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, बी सी, ए सी और सी डी। पहला है जो है यहाँ पे दिया गया है ए बी, कुछ कारें ई वाहन होती हैं, कुछ कारें ई वाहन होती है। बी है कुछ कारें ई वाहन नहीं होती हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंकड़ों से ग्राफ से रिलेटेड है, इसको आप लोग कीजिएगा। अगर मैं इसको भी हल कराने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसको मैं PDF दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 8 पे। टॉपिक नंबर 8 है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से सुविधाएं एस वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से उपलब्ध होती हैं। ए नंबर है फाइंड और रिप्लेस, दूसरा बी है मेल मर्ज विलय, सी है वर्तनी जांच और थसोरस। उसके बाद में डी है स्वचालित पुनर्परिकलन। और इसमें ऑप्शन दिया गया है ए नंबर है ए बी सी, बी है बी सी, सी है तीसरा है सी डी और 4 नंबर है ए बी डी। तो यहाँ पे आगे देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी जो है सही हो जाएगी। ए और बी और सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। एमएस एक्सेल में वी लुकअप का प्रकार में L2 सेल में जब प्रविष्ट करते हैं और फिर उसे जो है L5 सेल तक खींचते हैं तो कॉलम जे में सूचीबद्ध प्रदर्शन ID के लिए कॉलों की औसत संख्या दर्शाती है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है औसत संख्या दी गई है। यहाँ पर तीसरा जो है आंसर सही हो जाएगा। तीसरा देखिए यहाँ पे है वी लुकअप J2
ये जो कंप्यूटराइज है इसको मैं व्याख्या के रूप में आपको बता देता हूँ। यहाँ व्याख्या के रूप में दिया गया है, वी लुकअप में मतलब वर्टिकल लुकअप है। यह एक फंक्शन है जो एक्सेल को एक कॉलम में एक निश्चित मान में खोज करता है ताकि एक ही पंक्ति में एक अलग कॉलम से एक मान वापस किया जा सके। एक वी लुकअप फंक्शन 4 घटकों से युक्त होता है। पहला है वह मूल्य जिसे आप देखना चाहते हैं, दूसरा है वह श्रेणी जिसमें आप मान और रिटर्न मान खोजना चाहते हैं, तीसरा है परिभाषित सीमा के भीतर कॉलम की संख्या जिसमें रिटर्न मान शामिल है, और उसके बाद में चौथा है आप जिस मूल्य की तलाश कर रहे हैं उसके सटीक मिलान के लिए 0 से या फॉल्स में अनुमानित मिलान के लिए एक और ट्रू होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 36 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे कथन के रूप में दिया है। कथन फर्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे, डिनायल ऑफ सर्विस DOS हमला अटैक वेब सर्वर पर एक ही समय में भेजे गए अत्यधिक बार किए गए निवेदन है जिसके कारण सर्वर क्रैश ध्वस्त हो सकता है। कथन 2 नंबर दिया गया है यहाँ पे। कथन 2 देखिए, कथन 2 है हमारा, वायरस स्व प्रकृति बनाने वाला दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसके फलस्वरूप कंप्यूटर की गति धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो है ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं, या फिर कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं, या फिर कथन फर्स्ट सत्य है किंतु सेकंड असत्य है। चौथा है कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन सेकंड सत्य है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है डायनल ऑफ सर्विस DOS एक प्रकार का साइबर हमला है जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट सर्वर सेवा का नेटवर्क पर अनधिकृत अनुरोधों को अधिभारित करना है जिससे इसे सामान्य रूप से कार्य करने में रोका जा सके। हमलावर सर्वर या नेटवर्क में बड़ी संख्या में अनुरोध करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है। लक्ष्य सर्वर या नेटवर्क को भारी मात्रा में आने वाला ट्रैफिक प्राप्त होता है जिसे वह कुशलता से संभाल नहीं सकता है। अनुरोधों की यह बाढ़ CPU मेमोरी जो है बैंडविड्थ और नेटवर्क कनेक्शन जैसे सिस्टम संसाधनों का उपभोग करती है जिससे सेवाओं की गिरावट या पूर्ण अनुपलब्धता होती है। तीसरा जो है सेकंड है, देखिए यहाँ पे सेकंड रूप में दिखा है, वायरस एक प्रकार का मैलवेयर है जिससे कंप्यूटर पर अन्य फाइलों या प्रोग्रामों के अपना कोड संभाल करके स्वयं में दोहराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब इन संक्रमित फाइलों में निष्पादित किया जाता है तो वायरस सक्रिय हो जाता है और विभिन्न हानिकारक कार्यों के अंजाम देने तक है जैसे प्रकृति क्षति, संसाधन खपत आदि। वायरस सुरक्षा के लिए अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नियमित सिस्टम अपडेट और सुरक्षित के उपयोग में आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो है हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 37 नंबर क्वेश्चन हमारा। देखिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC एड्रेस में एक संख्या को इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी युक्ति डिवाइस के विशिष्ट रूप से पहचान करता है और यह सामान्यतः बिट्स का होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है 48। देखते हैं अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC एड्रेस की संख्या में इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी युक्ति डिवाइस की विशिष्ट रूप से पहचान करता है और यह सामान्यतः 48 बिट्स होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC एड्रेस
एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क डिवाइसों को पहचानने और व्यवस्था द्वारा पहुंच नियंत्रित करने में मदद करता है। एमएसी एड्रेस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटेंडेड EUI 64 और नॉर्मल EUI 48 है। EUI 48 मैक एड्रेस सामान्यतः 48 बिट्स के होते हैं, जिनमें प्रथम 24 बिट्स नेटवर्क निर्माता में निर्दिष्ट करते हैं, जबकि अगले 24 बिट्स उन्नत नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पहचानते हैं। इस प्रकार मैक एड्रेस के डिवाइस में नेटवर्क के विशिष्ट रूप से पहचान में मदद करता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर है। देखते हैं इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है कि इस समय क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत अनुप्रयुक्त होते हैं। दूसरा है क्वांटम बिट्स क्यूबिट्स का प्रयोग सूचना इकाई के रूप में किया जाता है। सी है क्वांटम कंप्यूटर मानव प्रयोक्ताओं के लिए घातक विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के रूप में दिया गया है, पहला ऑप्शन है AB, दूसरा है AC, तीसरा है BC या फिर चौथा है ABC। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा AB, A और B ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी जो है आंसर नंबर 1 सही होगा। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग एक उन्नत विधि है जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का उपयोग करते हुए परंपरागत कंप्यूटिंग से भिन्न है। यह एक नई प्रकार की कंप्यूटिंग है जो क्वांटम बिट्स का उपयोग करती हैं, जो क्लासिकल बिट्स के समान नहीं है। उनके फलस्वरूप क्वांटम कंप्यूटर गणना में अत्यधिक तेज़ी से पूरा कर सकते हैं, जो किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर के लिए संभव नहीं होता है। और उसके आगे देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे कि तात्विक रसायन और वित्तीय मॉडलिंग आदि। इसके संभावित अनुप्रयोगों में बहुत से विशिष्ट गणना, नए और सुरक्षित एल्गोरिदमों का विकास और अद्वितीय उत्पादों की खोज शामिल हो सकते हैं। अब आते हैं 9 नंबर लोक विकास और पर्यावरण। इसमें है 39 CPCB द्वारा विहित आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निम्नलिखित प्रदूषकों की सीमा को उचित बढ़ते हुए क्रम में दर्शाइए। ये नंबर है निलंबित विकिरणीय पदार्थ, और दूसरा है विश्वसनीय निलंबित विकिरणीय पदार्थ, सी है सीसा, चौथा है अमोनिया। तो इसमें देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है दिया गया है CBAD। पहले नंबर पे C होगा, CB और फिर AD, CB और A और D, इस तरीके से क्रम हो जाएगा इसका। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है। जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? अल्पपोषी, सुपोषी, मध्यपोषी या फिर जो है द्रुपोषी। तो यहाँ पे 1 और 4 व्याख्या के रूप में देखते हैं। 1 और 4 इसमें आंसर हो जाएगा अल्पपोषी और द्रुपोषी। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या के रूप में, जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे अल्पपोषी व द्रुपोषी कहा जाता है। अल्पपोषी जब एक अल्पपोषी निकायों जैसे कि कुछ झीलों या समुद्र में कुछ हिस्सों में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे प्राथमिक पोषक तत्वों की सांद्रता कम होती है, वे आमतौर पर कम शैवाल उत्पादन और साफ पानी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि शैवाल और अन्य सूक्ष्म समुद्री जीवन की बड़ी आबादी का समर्थन करने के लिए कम पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कथन दिया गया है। कथन फर्स्ट में है कंपोस्ट बनाना नियंत्रित और स्थितियों के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का वायुजीवी अपक्षय है, जिससे विपणन योग्य मृदा खाद प्राप्त होती है।
दूसरा है ऐसे कंपोस्ट जो महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का पर्याप्त मात्रा में संकेंद्रण होता है जिससे वे वाणिज्यिक उर्वरकों से प्रतिस्पर्धा कर सके। तो इसमें दिया गया है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं, और दूसरा है कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। तीसरा है कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। यही हमारा सही हो जाएगा, कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम फटाफट करते हैं दोस्तों, समय क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद में आते हैं 42 नंबर, ओजोन छिद्र में सर्वप्रथम खोज निम्न में से कहाँ हुई थी। तो पहला है ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव क्षेत्र, दूसरा है भूमध्य रेखा, तीसरा दक्षिणी ध्रुव रेखा, तीसरा है उष्णकटिबंध। तो तीसरा है दक्षिणी ध्रुव, जो है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या के रूप में ये देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या है दोस्तों, ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फाइबरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने की थी। ओजोन परत के पहले परत को ओजोन छिद्र कहा जाता है। 1980 के दशक में शुरुआत में जमीन आधारित और उपग्रह माप के जरिए वैज्ञानिकों को पता चला कि पृथ्वी के प्राकृतिक सनस्क्रीन ओजोन परत हर साल दक्षिणी ध्रुव पर पतली होती जा रही है। 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक और फार्मन में मेंसन्स डोबसन ने अपने अनुसंधान के दौरान दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन के छिद्र की खोज की। इस खोज में ओजोन के अधिक नुकसानकारी प्रभावों के लिए जागरूकता बढ़ाई और अंततः ओजोन के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित किया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर, कथन फर्स्ट है यहाँ पे, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार की गई एक प्रणाली है। दूसरा कथन सेकंड, हल्के जल रिएक्टर के सामान्य जल को विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कथन फर्स्ट कथन है, पहला है कथन में दोनों सही हैं या फिर दूसरा गलत, दोनों गलत है, या पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर चौथे नंबर पर पहला गलत है चौथा सही है। तो इसकी देखते हैं आगे हम आंसर को। इसमें जो है ए नंबर दोनों सही है। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र विखंडन श्रृंखला वह प्रक्रिया है जिसमें अणुओं को विभाजित किया जाता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसे उपयोगी रूप में प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है जो बिजली उत्पन्न करता है और विभिन्न उद्योगों को घरेलू उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है, हल्के जल रिएक्टर में एक प्रकार का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होता है जिसमें सामान्य जल में विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के रिएक्टर के सामान्य जल का उपयोग निर्मलीकरण या अन्य तरीकों से निर्मित गर्म जल के रूप में किया जाता है जो फिर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर 10वां नंबर टॉपिक है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली में देखते हैं 44 नंबर है, स्वयं SWYAM जो है हेतु सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्वक विषय वस्तु के निर्माण में एक राष्ट्रीय संयोजक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो है इसमें NCTE, दूसरा है ऑप्शन है AICTE, और C है IGNOU, D है UGC और E है ECE। तो इसमें जो है B, C, D और E आंसर सही होगा। यहाँ पे देखते हैं इसको विस्तार के रूप में। AICTE भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद है जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त संस्थान है। तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने के समन्वित और एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
परिषद का स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक मानकों में निर्धारण करना और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाना है। सी नंबर है इग्नू। 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू भारत का एक विश्वविद्यालय है जो दूरस्थ और अवधारणात्मक शिक्षा प्रदान करता है। इग्नू ने समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक समावेशी ज्ञान समाज के निर्माण के लिए लगातार प्रयास किया है। इग्नू स्वायत्त संस्थान है और उन्हें स्वयं अपने पाठ्यक्रमों विषय वस्तु को तैयार करने में प्राधिकृत है, इसलिए इग्नू में स्वयं के लिए विषय वस्तु के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरा है डी नंबर है यूजीसी गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों को समन्वय निर्धारण और रखरखाव के लिए संसद में एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। और ई नंबर है CEC जो है इसमें स्नातक शिक्षा के लिए 1991 में स्थापित सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT के उचित उपयोग के साथ साथ टेलीविज़न और शक्तिशाली मीडिया का माध्यम से उच्च शिक्षा की जागरूकता को संबोधित करता है। और फिर 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? पहला है लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन, चौथा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसमें होगा लॉर्ड कर्जन। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या के रूप में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 6 जनवरी 1879 से 18 नवंबर 1905 तक में पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में गठित एक विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। इस आयोग का गठन भारत में विश्वविद्यालयों की स्थितियों और संभावनाओं की जांच करने और उनके संविधान में संचालन में सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए किया गया था। यह अधिनियम भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के स्थिति में सुधार करने के प्रयास में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नियंत्रण रखना और पुनर्गठन करके उच्च शिक्षा को सुनियोजित और स्थित करना था। बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। 46 क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्तशासी वैज्ञानिक संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वित्तीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं? पहला है बोस संस्थान कोलकाता, दूसरा है अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे, तीसरा है रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर और डी नंबर है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, तीसरा है भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद बेंगलोर। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 हमारा ABCD, यहाँ पे चारों सही हो जाएगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए यहाँ पे साहित्यिक चोरी पर UGC का विनियमन 2018 के अनुसार स्तर 3 के साहित्यिक चोरी निम्नलिखित में से की समानता को संकेत देती है? पहला है 60% से ऊपर। इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या के रूप में दिया गया है। साहित्यिक चोरी पर UGC ने विनियमन 2018 के स्तर 3 के साहित्यिक चोरी 60% से ऊपर समानता की ओर संकेत देती है। साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए UGC नियम 2018 के अनुसार शैक्षणिक और अनुसंधान प्रकाशनों में साहित्यिक चोरी का स्तर 0 है, 10% से समानता है। दूसरा पहला स्तर है 10% से 40% तक, तीसरा है 40% से 60% तक, या फिर तीसरा और स्तर 3 है 60% से ऊपर की समानता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्रदान की थी? श्री चैतन्य, बी है पाणिनि, और उसके बाद में
सी है नागार्जुन और डी है चाणक्य। इसमें चौथा ए और बी और डी चाणक्य और पाणिनि ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन 1902 में हैमिल्टन के तार भेजकर निम्नलिखित में से किसने 6 अस्थायी सदस्यों वाला भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था। पहला है S.H. वुड, दूसरा है A. अब्बट, तीसरा है लॉर्ड कर्जन, चौथा है लॉर्ड मैकाले। यहाँ पर तीसरा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं। व्याख्या यहाँ पर दिया है 1902 में हैमिल्टन के तार भेजकर लॉर्ड कर्जन 6 अस्थायी सदस्यों वाला भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्ति करने का प्रस्ताव किया था। उसके बाद में आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 जो है निम्नलिखित में से किसने भारत में पश्चात शिक्षा प्रणाली के कार्यान्वित करने का विरोध किया था। तीसरा इसमें हो जाएगा विलियम एडम, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है श्रीमती एनी बेसेंट, चौथा है B.L. राइस। तो इसमें है तीसरा नंबर एनी बेसेंट ने विरोध किया था। ये देखते हैं इसकी व्याख्या आंसर की। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में पश्चात शिक्षा प्रणाली में कार्यान्वित करने का विरोध किया था। एनी बेसेंट ने भारत आते ही समय देश के शिक्षा व्यवस्था के प्रति अपना असंतोष प्रकट किया और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया। उनकी दृष्टि में भारत के शिक्षा व्यवस्था से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाने के कारण यह अपूर्ण एवं निरर्थक ही राष्ट्रीय उत्थान के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था आवश्यक होती है। उन्हें लगता है कि भावी शिक्षित लोगों की एक पीढ़ी भारत का नक्शा बदलेगी, अतः उन्होंने शिक्षा में प्राचीन आदर्शों में स्थापना के लिए अथक प्रयास किया। जाति भेद, रूढ़िवाद और अंधविश्वास का विरोध करते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा एवं धार्मिक शिक्षा के अध्यापन पर बल दिया और कहा कि शिक्षा प्राचीन भारतीय आदर्शों पर आधारित होना चाहिए और उनके पाठ्यक्रम में धार्मिक व नैतिक शिक्षा के अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ही व्यक्ति की सर्वांगीण विकास हो सकता है, अतः उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने प्राचीन भारतीय गुरुकुल व्यवस्था के समान ही शिक्षा देने की मांग की ताकि छात्र के जीवन में ब्रह्मचर्य, संयम, अनुशासन, सरल जीवन और एवं सात्विक भोजन का महत्व फिर से जागृत हो सके। तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन जो है पेपर फर्स्ट का। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो और उसके बाद में इस तरीके से आगे भी हम वीडियो को लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।